इस वक्त हम अंकुश पटीदार के फ्लैट पे हैं, फ्लैट कह सकते हैं इसको। और जब दिल्ली आया तो विकास सर से मिला था मैं, तो विकास सर भी काफ़ी बड़े प्रेरणा। विकास देवकीर्ति सर। मेरे पेरेंट्स खेती करते हैं, खासकर एजुकेशन को लेकर महिलाओं की, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ खेतिहर समाज, और खेतिहर समाज में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा दयनीय। अभी हम लोग करोल बाग से आ रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ टॉपर्स रोड पर चलते हुए मिल गए, सेलिब्रेशन हो रहा था। क्योंकि जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिवनेस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उधर भी इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ, और जब इतना रिजेक्शन उधर मिलता है तो लगता है फिर गवर्नमेंट एग्जाम ही कर लेते हैं ना। पिछली बार बहुत रोए थे, यहीं बैठ के यहीं रोए थे, आज खुशी भी यहीं बैठ के मनाई थी। इस वक्त हम अंकुश पटीदार के फ्लैट पे हैं, फ्लैट कह सकते हैं इसको। जी। तो अंकुश पटीदार इस बार के यूपीएससी 2025 में 780 रैंक लाए हैं, और ये हिंदी माध्यम से हैं। अभी हम लोग करोल बाग से आ रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ टॉपर्स रोड पर चलते हुए मिल गए, सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन जब हम मुखर्जी नगर के इलाके में आते हैं तो थोड़ा सन्नाटा दिख रहा है। बड़ी मुश्किल से हमें अंकुश मिले हैं। तो अंकुश, पहले ये बताइए कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि लगभग 5 साल हो गए थे तैयारी करते हुए, तो अंततः सफलता मिली। लिस्ट में जब नाम देखा तो काफ़ी खुश हुई, और पेरेंट्स के दिल में भी काफ़ी खुशी थी, और उनको भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा लगा। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स खेती करते हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो सारे खेती करते हैं। तो आपने किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है? मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी कंप्यूटर साइंस है, और अभी बस यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आजकल तो कंप्यूटर साइंस और ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं बहुत ही ट्रेंड में है, तो आपने उसमें करियर बनाने का अपना नहीं सोचा? थोड़ा शुरुआत में सोचा था कि शायद मैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एमसीए कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में मेरी रुचि भी है, और मुझे क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम भी करना है, तो इससे दोनों हित सज जाएंगे मेरे, तो इस वजह से मैंने यूपीएससी की ओर देखा। किन सारे मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे? देखो, अभी जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं है, और समय की भी थोड़ी स्कार्सिटी होती है, पढ़ाई करना होता है। तो मैंने एक मुहिम इंदौर से लॉन्च की थी, महिला आत्मसम्मान गरिमा आंदोलन। उसका उद्देश्य था कि जो महिलाओं के विरुद्ध अभद्र भाषा है, गाली गलौज है, तो उसको लेकर समाज को अवेयर किया जाए। तो उस स्तर पे मैंने पहले शुरुआत की थी, क्योंकि रिसोर्स भी नहीं थे, समय का अभाव। लेकिन मैं आगे से ले जाना चाहता हूँ, खासकर एजुकेशन को लेकर महिलाओं की, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ खेतिहर समाज, और खेतिहर समाज में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा दयनीय है, बजाय आप सिटी की तुलना में जो पढ़े हुए समाज है वहाँ से बात करें। तो एजुकेशन पे मेरा बल होगा, क्योंकि यदि एजुकेशन में महिला आगे आती है तो कहीं ना कहीं उनका जो कलेक्टिव जो एक प्रगति है वो देखने को मिलती है, सशक्तिकरण काफ़ी व्यापक तौर पे होता है। तो इस कमरे में आपके इतने सारे दोस्त मौजूद हैं, तो आप बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल, तो आप इंश्योर करेंगे कि या ये लोग, आप या ये लोग कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं महिलाओं के लिए? सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही होता है, क्योंकि इसमें बिहेवियर को आपको चेंज करना होता है, और वो एक दिन में नहीं होता, क्योंकि बचपन में ही हमारा सोशलाइजेशन इस तरीके से होता है कि उसमें अचानक से चेंज नहीं आता, और पेट्रोल की सोसाइटी है, तो महिलाओं को तो सॉफ्ट टारगेट माना ही जाता है। तो इनको भी मुझे अपने दोस्तों को कहते कहते लगभग 2-2 साल हो गए, तो थोड़ा सा अब इनमें चेंजेस आ रहा है। अब सोचते जब गाली आती है, जैसे जन्म में तो अचानक से रोक लेते हैं, तो थोड़ा वो सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, अंततः मैं अपने दोस्तों के बीच तो सफल रहा हूँ। अच्छा, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा प्रयास था, और दूसरा इंटरव्यू था। मतलब एक इंटरव्यू आप पहले भी दे चुके हैं? मैंने 2024 वाला इंटरव्यू दिया था। अच्छा, तो अंकुश के प्रिपरेशन में एक तो ये है ही कि चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने निकाला है, लेकिन साथ ही साथ एक और ये है कि ये हिंदी माध्यम से है, और आजकल क्या पिछले 10-12 सालों से ये बहुत ही ज़ोरों शोरों पे डिबेट चल रहा है कि हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप इस तर्क से कहाँ तक सहमत हैं? ये बात सही है कि जो शुरुआती प्रीलिम्स में बच्चे होते हैं लगभग काफ़ी ज़्यादा होते हैं परसेंटेज अगर देखें, और फाइनल में उनका देखें तो शायद 5% से भी उससे भी ज़्यादा कम है, और ये लगातार 30-35-40 बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं। इसका बड़ा कारण एक सी सेट भी है, क्योंकि जब से सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जहाँ से बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि असर की रिपोर्ट्स आती बताती है कि जो संख्यात्मक गणनाएं करने में हिंदी माध्यम के बच्चे जहाँ सरकारी स्कूल से या
काफ़ी छोटे स्कूल से आते हैं, तो वहाँ से ही थोड़ी सी आधारभूत शिक्षा में कमी होती है, तो उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम सी सेट में आ जाती है, और सी सेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता जा रहा है, तो वहाँ पर एक दिक्कत है। दूसरा जो मटेरियल है हमारे पास अभी भी उतना नहीं है। जैसे इंग्लिश मीडियम में हम देखते हैं कि बहुत सारा मटेरियल, जैसे द हिंदू वगैरह बहुत अच्छे न्यूज़पेपर है, लेकिन हिंदी में हम पढ़ते तो इतने अच्छे, दैनिक भास्कर है, जनसत्ता है, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर है, लेकिन वो उस लेवल पर अभी भी टक्कर नहीं कर पा रहे जैसे इंग्लिश मीडियम में न्यूज़पेपर से। तो करंट अफेयर को लेकर भी थोड़े चैलेंजेस आते हैं। कुछ कोचिंग्स काफ़ी अच्छा मटेरियल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उनकी इतनी पहुंच नहीं है। और तीसरा है गाइडेंस, क्योंकि सारे बच्चे से मैं एग्रीकल्चर से आया, मेरे पास कोई ऐसे सोर्स नहीं था, या फिर कोई मुझे सजेस्ट कर दे, या फिर तो थोड़ी मुझे भी शुरुआत की है कि 2 अटेम्प्ट मुझे थोड़ी दिक्कत आई है। तो चूँकि बाद में फिर थोड़ा गाइडेंस मिला जब दिल्ली आया, तो बच्चे चूँकि गांव से तैयारी करते हैं तो उनके पास गाइडेंस भी नहीं होता, तो ऐसे कुछ कारण से जिसकी वजह से थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो आपका इसमें क्या अपील रहेगा किसी गवर्नमेंट से कि हिंदी माध्यम के बच्चों पे भी ध्यान दिया जाए? क्योंकि मैं अभी करोलबाग से आ रही थी, वहाँ पे काफ़ी बच्चे हमें मिल गए और प्रिपरेशन था, लेकिन इस गली में हमें सन्नाटा मिला। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे हिंदी माध्यम के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्विस में आ पाएँ? ज़रूर, हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है कि हालांकि हिंदी वर्सेस इंग्लिश तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं इंग्लिश में तैयारी करते हैं, लेकिन जो हिंदी माध्यम का बच्चा है उसमें क्या है कि ग्रास रूट से आता है, तो चैलेंजेस बहुत देखे होते हैं। जैसे मैं एग्रीकल्चर से आता हूँ, वुमन इश्यूज़ पे भी काफ़ी काम किया है, तो थोड़ा आइडिया भी है। तो मुझे लगता है कि यदि बच्चों को थोड़ा सा शुरुआत से ही डायरेक्शन सही मिल जाए, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिल पाती, तो डायरेक्शन सही मिले, इसमें कोचिंग अच्छा काम कर सकती है, थोड़ा वैल्यूडेट मटेरियल अच्छा से मिले। दूसरा ट्रांसलेशन मुझे लगता है यूपीएससी को और अच्छा करना चाहिए, जो कि जैसे गद्यांश जो आते हैं सी सेट में, तो उसको थोड़ा और अच्छे से ट्रांसलेट किया ताकि बच्चे समझ सके, जीएस में भी तो वहाँ थोड़ा अच्छे से प्रयास किया जा सकता है। और आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा मटेरियल की और आवश्यकता है। हमारे आंसर राइटिंग के लिए इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे शब्द है, सिनोप्स मतलब थोड़े कीवर्ड्स काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हिंदी में नहीं अवेलेबल हो पाते, तो वहाँ पर भी काम करने की आवश्यकता है। और बच्चों को ये कोशिश करना चाहिए कि वो किसी कोचिंग पे सच रिलाई ना हो, केवल एक ही कोचिंग पे। उनको मतलब वेरिएबल मतलब बहुत सारे जो सोर्सेज जो इसे इंग्लिश मीडियम के जो छात्रों स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो हमको उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। जो एकेडमिक फैमिलीज़ होती हैं, जिनके यहाँ पढ़ने लिखने का पहले से माहौल रहा है, उनके लिए ईज़ी होता है प्रिपरेशन करना। तो जो खेतिहर समाज से लोग आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने एकेडमिक्स को ठीक करें, ना कि बस यूपीएससी और भी किसी चीज़ में पढ़ना चाहें तो? देखो, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आने का मतलब ये होता है कि शुरुआती बच्चा गांव में पढ़ता है, आसपास के स्कूलों में, और खासकर हिंदी माध्यम के स्कूल्स, और वहाँ की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए, गुणवत्ता उनकी उतनी अच्छी नहीं है। तो एक मिनट, हाँ, तो उस वजह से थोड़ा बहुत चैलेंजेस उनको शुरुआती दौर में आता है। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं ना, उनको जैसे जब मैं यूपीएससी की तैयारी किया, तो मुझे बड़ा ही मतलब फुल फ्लेज से फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ा कि यार नहीं, एक एक चीज़ें अच्छे से कवर्ड हो। तो फिर मैंने अपने बेसिक्स को अच्छे से सुधारने की कोशिश की जहाँ तक मैं कर पाया, ताकि चूँकि बेसिक्स भी अच्छे नहीं होते हैं, 12th तक हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटीज़ यहाँ के अच्छे से कवर की, जिसके माध्यम से थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड बन गया। दूसरी फील्ड में भी अच्छा है। अभी हम हिंदी माध्यम के बच्चे, अब जैसे यूपीएससी निकलता है तो बहुत सारे यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रहे हैं। हमको लगता है कि उनको अदर जो एरियाज़ है, जो अदर सेक्शंस हैं, वहाँ पर भी फोकस करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी अब मुझे लगता है कि बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है एजुकेशंस में, क्योंकि पेरेंट्स फार्मर्स होते, पूरा दिन खेती किसानी में काम करते, तो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते, तो शुरुआत से एकेडमिक्स में भी उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं और उसमें आपका खेतिहर समाज भी है कि किसानों के बच्चे हैं, बहुत सारे लोग मिनियल जॉब्स में काम करते हैं, तो वो लोग तो इतने हाई फाई कोचिंग्स का फ़ीस नहीं दे पाते हैं। तो उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, आजकल क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी काफ़ी सारे, जिनमें काफ़ी मतलब आसानी से और काफ़ी अफोर्डेबल रूप में कोचिंग्स के मटेरियल अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी से किया हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस की भी ज़रूरत होती है। कोचिंग पे थोड़ा वो मिल जाता है, और अलग अलग कोचिंग्स के अलग अलग मतलब उनके होते हैं प्राइस वगैरह, कोर्स के हिसाब से होते हैं, ऑप्शनल के, जीएस के, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल यूट्यूब जब से आया, डेमोक्रेटाइज हुआ है, टेलीग्राम जब से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हुआ है सिस्टम, और पीडीएफ वगैरह और फाइलें आसानी से अब एक्सेस हो जाती है। तो अब अगर ये थोड़ा सा गाइडेंस सही मिले, और सोर्सेस की कहाँ से लेना है आपको और क्या पढ़ना है, अगर ये मिल जाए तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो आपके प्रिपरेशन में सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है? कितना आपको सोशल मीडिया ने बेनिफिट्स पहुंचाए हैं? सोशल मीडिया में अगर कहें तो टेलीग्राम को मैं बहुत यूज़ किया हूँ।
और बहुत सारे लेक्चर्स भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से। मैंने व्हाट्सअप 4 सालों से मेरा नहीं चला व्हाट्सअप। अभी आप व्हाट्सएप पे नहीं है? इसी लास्ट ईयर से जुड़ा, जब से मेंटरशिप से जुड़ा था, मेंस निकला था वो ग्रुप के लिए। और उसके बाद इंस्टा पे भी मेरी आईडी नहीं है, तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन टेलीग्राम का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और यूट्यूब वगैरह से? हाँ, यूट्यूब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूट्यूब पे जैसे हिंदी मीडियम के हैं तो एडिटोरियल जाते हैं, वो डिस्कशन सुनते हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है वो। तो जैसे कि आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब अंग्रेजी के अखबार हैं, और जो कि यूपीएससी का जिसको बताया जाता है कि मैग्ना कार्टा है, इसके बिना तो प्रिपरेशन संभव ही नहीं है। तो आपको एक हिंदी माध्यम के छात्र को कितना समय लग जाता है उसको पढ़ के डिकोड करने में? शुरुआती दौर से तो मैंने मंथली मैगजीन्स पढ़ी थी और एडिटोरियल डिस्कशन सुनता था, तो थोड़ी इंग्लिश पे पकड़ होने लगी। अभी मैंने इंटरव्यू के दरमियान मुझे 4 घंटे लगते हैं द हिंदू को पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में। चैट जीपीटी की इस पे बहुत बड़ी भूमिका है। चैट जीपीटी सारा ट्रांसलेट भी करता था और एनालिसिस करके देता था, और मेरे क्या व्यू होना चाहिए, तो चैट जीपीटी आने से थोड़ा इजी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा इंग्लिश तो आना चाहिए एटलीस्ट, दूसरी भाषा सीखने से, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है तो थोड़ी बहुत तो आना ही चाहिए। तो महीने का आपका टोटल खर्च कितना लगता है? जैसे कि आपके घर से कितने रुपए आते थे महीने में कि आप कंफर्टेबली रह पाते हैं यहाँ पे? अब जैसे इंटरव्यू था तो दरमियान तो आना जाना काफ़ी सारा होता है लास्ट ईयर। अभी नहीं, नॉर्मल अमूमन बता दीजिए अमूमन मुझे। तो 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, इतना ही होता है। और उसके अलावा जैसे कुछ बुक्स लाना हो या कुछ लाइब्रेरीज लगाना हो तो उसका कॉस्ट अलग होता है, लेकिन रूम का खर्चा 7 से 8 हज़ार रुपये। सारा चीज़ मिला के। तो आप ये बताइए कि आपने कहा कि आपने सेल्फ स्टडी किया है, तो सेल्फ स्टडी तो आपके मध्य प्रदेश में भी हो सकती थी, तो यहाँ पे महीने का 8,000 दे के क्यों आपने चुना कि मुझे यहाँ पे तैयारी करनी है? मैं 2 दफ़ा सीसेट में फ़ेल हुआ तो मैं सीसेट की क्लास करने के रिगार्डिंग दिल्ली आया था, तो उस वजह से फिर मैंने आके सीसेट की ऑफलाइन बेच ली थी 2-2.5 महीने के लिए। तो उसके बाद से फिर मेरे दोनों अटेम्प्ट निकल गए। और दिल्ली की आबोहवा भी काफ़ी अच्छी है, बस पोल्यूशन को छोड़ के और पानी को छोड़ के। तो यहाँ एटमॉस्फेयर भी अच्छा था पढ़ने के हिसाब से, तो फिर मैं यहीं ठहर गया। और उसी साल चूँकि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ जिस साल मैं आया, तो फिर मुझे लगा मुझे यहीं रख के तैयारी करना चाहिए। तो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि आपके प्रिपरेशन में और आपके सिलेक्शन में सीसेट बहुत बड़ी बाधा थी। हाँ, जो हिंदी माध्यम के लिए अमूमन होती है, तो वही बाधा सीसेट भी थी। तो एक बार आप अपने ये आप देख सकते हैं पीछे कि ये वर्ल्ड मैप लगा है और ये कुछ नोट्स हैं। इन सारे नोट्स के बारे में बताएंगे, किस चीज़ के बारे में? ये काफ़ी पुराने, हाँ ये काफ़ी पुराने हैं। जैसे हम 3-4 दोस्त रहते हैं, तो सभी ग्रुप में पढ़ते हैं, तो कोई खड़ा हो जाता है तो कोई उनको समझाता है किसी के बारे में। जैसे मार्कर भी आप देख सकते हो, तो मार्कर का भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं कि एक खड़ा व्यक्ति। यहाँ पे कुछ लिखा है, तो एक बार बताइए क्या लिखा है? ये तो पोर्ट्स वगैरह है, जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे मलक्का स्टेट भी है और सबांग पोर्ट है जो सुमात्रा का है, इंडोनेशिया का पोर्ट है ये। आशंस कंट्री, यूएन, जो भी जैसे न्यूज़ में कोई रहता था। तो मतलब आप लोग को जो समझ में आया, जो चीज़ नहीं याद हो रहा है, सब दीवार पे आप लोग लिख दिए हैं। कुछ रहेगा। ऑप्शनल क्या था? मेरा इतिहास है। अच्छा, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। तो मैथ्स के स्टूडेंट होके हिस्ट्री क्यों चूज़ किया? हिस्ट्री शुरुआती जीएस जो पढ़ा था वो इतिहास पढ़ा था, तो बड़ी रुचि उसमें जागने लगी। तो मुझे लगता है इसमें डीप एनालिसिस करना चाहिए थोड़ा, और अध्ययन मज़ा आएगा, तो फिर उस हिसाब से रुचि के हिसाब से थोड़ा उसको लिया था। और स्कोरिंग भी है हिंदी माध्यम से, तो उस वजह से। तो ये कमरे में जितनी भी आपको किताब कॉपी दिख रही है, ये अंकुश के मेहनत के सब लोग गवाही दे रहे हैं कि अंकुश ने इतनी मेहनत की। और हिंदी मीडियम में जैसा कि अंकुश खुद ही बता रहे हैं कि बहुत कम सिलेक्शन हो रहे हैं, 30-35 बच्चों के बस सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करवा पाई कि आप 30-35 लोगों में से आ पाएँ। तो जीवन कैसा लग रहा है आपके दोस्त का बहुत ही सिलेक्शन? अच्छा लग रहा है। पिछली बार गम में बैठे थे, इस बार खुशी से छा रहे हैं। जैसे आपने भी अटेम्प्ट दिया था? मेरा पहला अटेम्प्ट था 2024 वाला, उसमें नहीं हो पाया। इस बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट। 25 में आपने दिया था? हाँ, 25 वाला दिया था ना, हाँ उसमें नहीं हो पाया था, सॉरी। अच्छा। हाँ तो आपका क्या स्ट्रैटेजी है? दोस्त के स्ट्रैटेजी से हेल्प लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे ना, सिलेक्शन हुआ है, लेना ही पड़ेगा। तो लखन कैसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है मैम। पिछली बार बहुत रोए थे, यहीं बैठ के यहीं रोए थे। आज खुशी भी यहीं बैठ के मनाई थी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी एस्पिरेंट हैं? जी मैम, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरे 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अभी प्रीलिम्स नहीं निकला अभी तक। अच्छा, तो आप भी हिंदी माध्यम से हैं? तो जो हमने अंकुश से बातें की कि सीसेट एक बाधा बन रहा है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, आप कहाँ तक सहमत हैं? जी मैम, सीसेट बड़ी बाधा है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ट्रांसलेट इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि बच्चे समझ सके।
तो उसी से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो स्टार्टिंग से 1-2 घंटा रोज़ पढ़ते रहो, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा उससे। हिंदी माध्यम में जो बच्चों का है सिलेक्शन रेट बहुत कम हो गया है, 900 950 में से 35 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप लोग को क्या ऐसा है जो अभी भी मोटिवेट कर रहा है कि नहीं 1000 बच्चे में से अगर 35 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो 35वां में मैं एक आऊँगा? मैम इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। सिर्फ यूपीएससी नहीं, ये भी देखा जाता है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी जो है हिंदी मीडियम के बच्चे करते हैं। तो जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है तो मेरा क्या रहा है कि मैं इंग्लिश में भी ठीक हूँ और मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि मतलब मैं स्पीक नहीं कर पाता लेकिन पढ़ सारी चीज़ें लेता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं कुछ बैकअप प्लान लेता हूँ। 4 अटेम्प्ट मेरे हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि किसी थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्शन को देखा जाए, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। तो वहाँ जब मैंने ट्राई किया, क्योंकि मुझे इंग्लिश में काम करना आता था तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहाँ ऐसा होता है कि आपका टैलेंट कितना है वो बाद में देखा जाता है। पहले आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है या नहीं आती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं ये बेस ही उनका नहीं क्लियर हो पाता है। जिस कॉलेज से हम पढ़ते हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, वो हमारा बचपन से ही हमारे पर्सनैलिटी पे काम ही नहीं होता है। हम पास तो हो जाते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हो पाती। वहीं कोई डीओ का बच्चा है, कोई अच्छी कॉलेज से पढ़ा है, वो शुरू से ही उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। और इससे पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, वो पर्सनैलिटी उसके अंदर कॉन्फिडेंट लाती है। वो कहीं बात करता है तो दिखता है उसके अंदर। तो मैंने अभी काफ़ी ट्राई किया था कॉर्पोरेट लाइफ में मतलब कॉर्पोरेट उसमें जाने के लिए, तो मैं काफ़ी उधर भी इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ। और जब इतना रिजेक्शन उधर मिलता है तो लगता है फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही कर लेते हैं ना। कंपटीशन है तो है, लेकिन कभी ना कभी हो तो जाएगा ना। लेकिन वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल इस बातचीत में हमने सुना अंकुश को और अंकुश के कुछ साथियों को जो कि हिंदी माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिनाए हिंदी माध्यम के छात्रों की कि उनका बेस क्लियर नहीं है, सीसेट का पेपर टफ आता है और उस बैकग्राउंड से वो बच्चे नहीं आते हैं, मतलब कि वो वंचित समुदाय से आते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे वो इंग्लिश एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं और उसका नतीजा ये देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जब अपनी नौकरी के लिए ढूंढने जाते हैं, अपने जॉब की तलाश करने जाते हैं, तो वहाँ से भी ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इनके पास गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बच पा रहा है। तो ये पूरा टेक रहा मुखर्जी नगर के टोले से और वहाँ के परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से जिन्होंने अपनी बात हिंदी मीडियम पर खुलकर की। मेरा नाम है ऋतु, मेरे साथ हैं शुभम और शिवम। देखते रहिए द ललन टॉप।